मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ सॉलिड सॉलिड इंटरफेस रिएक्शंस, और ये जो है ना ये भी नॉर्मल लेबॉर्ट्री टेक्निक है फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस सॉलिड्स। अब जो लास्ट हमने दो टॉपिक्स पढ़े हैं जिसमें हमने ये कहा है कि लिक्विड वेपर लिक्विड और फिर सॉलिड लिक्विड और लिक्विड अब सॉलिड सॉलिड है, तो उस केस में हम ये कह रहे थे कि जो हमारा मटेरियल है जो भी है, ठीक है, उसे अब जब हम सिंथेसाइज करते हैं तो नॉर्मली हम उसे पहले लिक्विड स्टेट में या किसी सॉल्वेंट में उसे डिसॉल्व करते हैं, उसे वेट केमिकल सिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। लेकिन समटाइम्स हम ये करते हैं कि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम सॉलिड स्टेट में करते हैं। जैसे आप दो सॉल्ट्स लें और उन्हें आपस में मिक्स करने के बाद उन्हें हीट करें, राइट, एक सर्टेन डिग्री हाई टेम्परेचर पर, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, एक फर्नेस में, तो वो क्या करेंगे, सॉलिड एटम्स आपस में डिफ्यूज़ करेंगे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू विल गेट सम वेरी गुड प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ जो ये वाला पूरा चैप्टर है, ये डिस्कशन है, वो सारी इसी के बारे में है। सो जस्ट starting before starting let's talk about के हमने solid solid interface को पहले डिस्कस करना है for the two crystalline materials. You all know that what is interface, कि अब सब लोगों को interface के बारे में आइडिया है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो सॉलिड है, एक सॉलिड हमारे पास ये है, एक सॉलिड हमारे पास ये है, तो ये दो सॉलिड्स हैं। इन दो सॉलिड्स को जब हम आपस में मिक्स करते हैं या एक दूसरे के साथ इन बाउंड्री में लेकर आते हैं, तो ये क्या होते हैं कि ये जो लेयर है, दिस इंटरफेस, दिस इज़ एन इंटरफेस, ये आपस में ऐसे अटैच हो जाते हैं, यानी आपने इसको दोनों को मिक्स करके ग्राइंड कर लिया तो वो ऐसी विसिनिटी में एक दूसरे के साथ चले जाएंगे, एंड दिस रेड लाइन इज़ एक्चुअली द इंटरफेस. It is the interface between two solid materials, two crystalline solids. ठीक है जी। अच्छा, अब जो बेसिक इसमें प्रोसेस है वो ये है, आप ये जानते हैं कि सॉलिड में एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स जो भी हैं, दे आर वेरी वेरी क्लोजली अटैच्ड, और उन दो फेसेस के दरमियान जो खाली जगह है वो सिर्फ और सिर्फ वैकेंसीज या इंटरस्टाइसेस हैं। ठीक है, अब जो एटम जब आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो जो एक फेज़ के एटम्स होंगे वो दूसरे फेज़ के अंदर डिफ्यूज़ करेंगे, पास ऑन करेंगे, दूसरे फेज़ के अंदर मिक्स होंगे, एंड फॉर दिस प्रोसेस यू नीड अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि इसमें एक क्रिस्टलाइन एटम्स जो हैं वो दूसरे यानी क्रिस्टलाइन मटेरियल के एटम्स दूसरे क्रिस्टलाइन मटेरियल के एटम के अंदर डिफ्यूज़ करेंगे, और उनका जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है फॉर दिस एटम इज़ वेरी वेरी स्लो, बहुत स्लोली डिफ्यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये रिएक्शन टाइम टेकिंग होगा, और इसमें जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी एटम के लिए फॉर एनी टाइप ऑफ सॉलिड मटेरियल। ठीक है, और ये डिफ्यूजन कांस्टेंट इज़ वेरी स्लो कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। अब जो टिपिकल वैल्यूज़ हैं फॉर डिफरेंट टाइप, फॉर एग्जांपल गैसेस के लिए डिफ्यूजन की सेंटीमीटर पर सेकेंड 10⁻⁻⁻1% सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, लिक्विड में वो थोड़ी सी और स्लो है, और सॉलिड में बहुत ही स्लो है। ठीक है, और डिफ्यूजन के यूनिट क्या हैं, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट के सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। dt जो है इट इज़ अ टाइम, राइट, बिकॉज d इज़ अ डिस्टेंस और डिफ्यूजन एंड t इज़ अ टाइम, सो इट इज़ dt। क्लियर? सो इट्स स्क्वायर एरिया के अंदर वो कितना डिफ्यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल इन 1 मिनट लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो इन 1 मिनट लिक्विड मॉलिक्यूल डी, उसकी वैल्यू क्या होगी, 10⁻⁻⁵ पर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा, और इट्स अ डिफ्यूज, ऑन एवरेज इट्स वैल्यू इज 0.02 सेंटीमीटर। जबकि ये सॉलिड में इन द सेम टाइम स्केल अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 7.7 क्रॉस 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, अबाउट 0.1 एंगस्ट्रॉम इन 1 मिनट। तो ये इतना स्लोली डिफ्यूज़ करता है, और नॉर्मली दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो होता है 2 एंगस्ट्रॉम। तो आप ये देखें कि 1 मिनट में वो इतना डिफ्यूज़ कर रहा है, और दो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 2 एंगस्ट्रॉम। सो इट मीन्स there is a huge energy is required for this diffusion. तो इस चीज़ को हम
टेम्परेचर डिपेंडेंस, क्योंकि डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लिहाजा हम इसे आर्हेनियस के इस कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब dt, राइट, डिफ्यूजन थ्रू टाइम इज इक्वल टू d 0 इन e की पावर क्या होगी माइनस EA ओवर RT। दिस EA इज एन एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी बैरियर दैट यू नीड फॉर अ डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल, सबसे अहम चीज़ ये होती है कि फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को मूव करते हैं, गाड़ी मूव करते हैं, तो आपने एक चीज़ पढ़ी हुई होगी कि एक स्टैंडिंग स्टिल स्टेडी स्टेट गाड़ी जो है, जब वो मूव करती है किसी रनवे पर, तो जब टेक ऑफ करती है यानी चलना शुरू करती है, तो इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी, एंड वन इट स्टार्ट गोइंग तो आपको उसकी आगे रन करने में, भगाने में कम एनर्जी चाहिए होती है। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड दैट। इसमें EA आप जानते हैं, इट्स एन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉर द डिफ्यूजन। सो डिस्प्लेसमेंट या D को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dx² इज इक्वल टू 2dt फॉर सॉलिड सिंथेटिक स्ट्रेटजीज। सो आप dx कहते हैं कि dx क्या है, स्मॉल पार्टिकल साइज है, का मतलब है दिस इज द पार्टिकल साइज, रिलेशनशिप ऑफ पार्टिकल साइज एंड डिफ्यूजन। ठीक है, सो अब आपने दो चीज़ें यहाँ पर देखी हैं। एक कहा है आपने एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेम्परेचर। सो आपको एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को पूरा करने के लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, इट मीन्स हायर टेम्परेचर, और हायर टेम्परेचर से यू नीड हायर डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। ठीक है, सो उसमें जाने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सो ट्रेडिशनली हम करते ये हैं कि जो सॉलिड इंटरफेस यानी सॉलिड रिएक्शंस हैं, उनमें हम ये करते हैं कि जो दो सॉलिड्स होते हैं उनको आपस में ग्राइंड करके पाउडर बना लेते हैं और फिर उसे हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं। और जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है हाई टेम्परेचर पर दो तरह के मटेरियल्स का, दैट रिप्रेजेंट्स द सिंथेसिस ऑफ मेनी टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, जैसे सिरेमिक का मेथड इसमें सबसे अहम है। अब हम डिस्कस करते हैं टूवर्ड्स द सिरेमिक कि ये सिरेमिक मेथड क्या चीज़ है। सिरेमिक नॉर्मली इट्स अ ब्रॉड टर्म जो ज़्यादातर यूज़ होती है टूवर्ड्स द सिंथेसिस ऑफ सिरेमिक जो है ना वो मेथड इट्स टूवर्ड्स द सिंथेसिस ऑफ मेनी टाइप ऑफ सॉलिड्स इंक्लूडिंग मेटल ऑक्साइड ज़्यादा इसमें होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम अगर सिरेमिक मेथड की या कंपाउंड की बात करें तो नॉर्मली सिरेमिक कंपाउंड दो तरह की चीज़ों से बने होते हैं, वन मेटल एंड अदर इज नॉन मेटल यानी मेटल ऑक्साइड्स एक्सेट्रा। सो क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ज़्यादातर सिरेमिक्स आपको पता है आयनिक कंपाउंड्स हैं और उनकी जो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। That means they have a high melting point, they are very high, they do not conduct electricity in a solid state. For example, look at this, a ceramic को अगर किसी metal को air की presence में हम burn करें, जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की presence में burn करें, तो you will get a ceramic material। ठीक है, अब हम ceramic compounds को solid state synthesis में जब reaction कराते हैं तो उसके लिए हमें जो चीज़ मिलती है, जो reaction conditions हैं, वो बहुत एक्सट्रीम हमें रिक्वायर्ड होती है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टरी नेचर ऑफ द सिरेमिक। फॉर एग्जांपल, स्पिनल जिंक क्रोमेट अगर आपको बनाना हो तो उसके लिए आप जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड को लेते हैं। अब इन दोनों को मिक्स करते हैं, हाई टेम्परेचर पर इसको ट्रीट करते हैं, देन यू गेट अ फाइनल मटेरियल। इसमें दोनों अगर आप देखो तो दोनों जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, लिहाजा इट इज़ वेरी इजी टू परफॉर्म दिस रिएक्शन इन द ओपन एटमॉस्फेयर। लेकिन होता क्या है कि ये जो अब हम करते क्या हैं कि जो ये जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड हैं, क्योंकि इनका आप कहते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल है, लिहाजा हम इनको इन कांटेक्ट लाने के लिए पहला काम ये करते हैं, इनको फाइन पाउडर स्टेट में लेकर जाते हैं। ठीक है, और उसको इस तरह फाइन पाउडर स्टेट में लेकर जाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट आ जाएं, जैसे आपने पीछे सॉलिड स्टेट इंटरफेस की एग्जांपल देखी है कि कैसे डेवलप होता है। अब हम थोड़ी सी इसकी केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि ये बेसिकली हो कैसे रहा होता है। आपको पता है कि जिंक 2 स्टेट में है और क्रोमियम 4 स्टेट में, कैटाइंस हैं, और इनका अगर आप
रेडियस चेक करें केटायनिक रेडियस, तो वो 0.88 एंड 0.69 एंगस्ट्रॉम है। और जो ऑक्सीजन है वो बिगर साइज का है और वो एनाइन है एंड इट इज़ 1.24 एंगस्ट्रॉम। सो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो जो कैटाइन माइग्रेशन है वो शुरू हो जाती है। अब अगर हम देखें तो जिंक कैटाइंस जब अंडर दिस कंडीशन आएगा, so they need to extract themselves from their oxides, that is octahedral holes, and move to the chromium compound to find available tetrahedral holes. अब जो जिंक है उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल होल है उसकी जिंक ऑक्साइड में, और क्रोमियम ऑक्साइड में क्या है, टेट्राहेड्रल होल है। तो अगर जिंक को उस क्रोमियम के अंदर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, जिंक को अपना ऑक्टाहेड्रल जो अपने आप को वहाँ से निकालना पड़ेगा, ऑक्टाहेड्रल होल से निकालना पड़ेगा, और कहाँ लेके जाना पड़ेगा, क्रोमियम के टेट्राहेड्रल होल में। और क्रोमियम को क्या करना होगा, उससे अपने टेट्राहेड्रल होल से निकलकर जिंक के ऑक्टाहेड्रल होल में जाना होगा। सो इट मीन्स ये दोनों आपस में मिक्स होने के लिए अपनी अपनी स्पेसेस छोड़ेंगे, और दैट ओनली हैपेंस व्हेन यू प्रोवाइड अ हाई टेम्परेचर। अच्छा, अब at this point zinc और chromium जो है must not only extract themselves from their own coordination center, right? They have to travel a significant distance. सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने अपना जो सफेयर है उसे छोड़ना है, अपने ऑक्साइड का जो ऑक्टाहेड्रल होल है उसको छोड़ कर दूसरे के टेट्राहेड्रल होल में जाना है। इनफैक्ट उन्होंने डिस्टेंस भी कवर करना है, ठीक है, और डिस्टेंस के साथ उन्होंने सिग्निफिकेंट डिस्टेंस प्रोडक्ट मटेरियल में जाने के लिए कवर करना है और वहाँ पे जाके इंटरफेस डेवलप करना है, ठीक है। सो हेयर यू गेट द प्रॉब्लम, यानी दो मेन प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं सॉलिड सिंथेसिस में। एक प्रॉब्लम क्या है, डिस्टेंस कवर करना है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें अपनी जगह छोड़नी है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम कुछ, और अब ये जब जाएंगे तो परफेक्शन नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको अपना सिस्टम छोड़ना है, इसको अपना सिस्टम छोड़ना है और डिस्टेंस कवर करना है और फिर ये सिस्टम बनाना है नया। अब इशू ये होगा कि जब ये यहाँ जाएगा तो यू कैन नॉट गेट अ परफेक्ट अरेंजमेंट, इट मीन्स देयर माइट बी सम काइंड ऑफ डिफेक्ट्स। अगर आप डिफेक्ट फ्री मटेरियल कहेंगे तो ये डिफेक्ट फ्री मटेरियल ऐसे बनेगा। अब जरा हम इस पर आते हैं। अच्छा, अब जो एटॉमिक रेंज माइग्रेशन है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे अहम चीज़ है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स कितने हैं? इन अ क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ये दो लोग थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था, स्मिग्लास्का एंड किरकेंडॉल, ठीक है, 1947 में। और उन्होंने शो ये किया कि व्हेन कॉपर एंड जिंक इंटर डिफ्यूज्ड दे डिड सो एट अ डिफरेंट रेट। दोनों का रेट डिफरेंट है डिफ्यूज करने का, ठीक है। अब जो फास्टर डिफ्यूजन मटेरियल है उसके वो एडिशनल वैकेंसीज छोड़ के जाएगा, जल्दी मूव करेगा, वो एडिशनल वैकेंसीज छोड़ेगा। इस इफेक्ट को उन्होंने नाम दिया किरकेंडॉल इफेक्ट। अच्छा, it has been observed in dramatic fashion in synthesis of nanomaterials and we know that कि जब हम ये बनाने लगते हैं तो ये सब होता है, vacancies generate होती हैं and with this vacancies you are going to get a different. So this is very very important in nanomaterial synthesis। तो आपको पता है कि जब nanomaterials जो हैं वो synthesize होते हैं और जो faster diffuse कर रहे हैं वो पीछे vacancies छोड़ रही हैं और vacancies छोड़ने से defects generate हो रहे हैं और वो हम manipulate करते हैं, वो हमें नैनो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ में बहुत डिफरेंटली रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि येन एट ऑल जो था उसने किया ये कि कोबाल्ट सल्फाइड के नैनो मटेरियल्स बनाए, ठीक है, बाय एडिंग सल्फर इनटू दैट, ठीक है, टू कोबाल्ट नैनो मटेरियल्स। सो हायर डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जो था वो कोबाल्ट का higher diffusion coefficient है, that results in a hollow nanoparticles of cobalt sulfide का hollow particles बने। वजह क्या, क्यों hollow बने? Because of the vacancies created in the cobalt coalesced to form a large single void in the center of the nanoparticle। वो nanoparticle का center ही खाली हो गया, वजह क्योंकि diffusion fast हो रही है। अब जो ट्रेडिशनल सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, अब हम ज़रा थोड़ा और एग्जांपल लेना शुरू कर देते हैं। ट्रेडिशनल सिरेमिक मटेरियल्स जितने भी हैं उनकी जब हम सिंथेसिस डिज़ाइन करते हैं
तो हमारी कोशिश होती है कि जो आयनिक माइग्रेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको हम कम करें। सो स्लो आयनिक माइग्रेशन होती है लार्ज डिस्टेंस पे, लिहाजा हम कहते हैं कि वी डिस्कस द बेसिक थिंग लाइक दिस। ये सल्फर डिफ्यूजन की हम बात करने लगे। तो आप देखो कि जब आपको सल्फर, ये है सल्फर सराउंडिंग अ कोबाल्ट नैनो क्रिस्टल, ये कोबाल्ट मेटल है, इसके बाहर सल्फर ने सराउंड किया। जब आप उसको ट्रीट करेंगे तो ये सारी कोबाल्ट इस सल्फर के अंदर आकर रिंग बना देगी और सेंटर खाली हो जाएगा। दिस इज वाई बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन इन सॉलिड स्टेट। अच्छा, जो क्लासिकल मेथड है उसको हम पहले देखते हैं और फिर हम उसके मॉडिफिकेशंस को देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन सिरेमिक मेथड जो है उसमें हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल को मिक्स करते हैं, पाउडर करते हैं, ठीक है। आपको इवन एट लास्ट स्टेज आपको बहुत सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी नज़र आएंगी। प्योरिटी ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल ऑल्सो इफेक्ट द प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और अगर आपकी प्योर प्रोडक्ट है तो यू आर गोइंग टू गेट प्योर रिएक्टेंट प्योर प्रोडक्ट प्योर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इस मेथड में प्रॉब्लम ये है कि इस मेथड के अंदर प्योरिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। जैसे आप वेट केमिकल मेथड करते हैं, सॉल्वेंट होता है तो उसमें प्योरिफिकेशन हो जाती है, आप फिल्टर कर लेते हैं, आप जनाब कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल है उसको फिल्टर करके प्योर कर लेंगे एट्सेट्रा। यहाँ प्योरिटी अवेलेबल नहीं है, प्योरिटी के लिए कोई मेथड नहीं है। यू हैव जस्ट हैव टू जैसे सॉलिड को मिक्स किया, अप्लाई किया, एंड दैट्स इट, यू आर गोइंग टू गेट अ प्रोडक्ट, इम्प्योर स्टार्टिंग मटेरियल, इम्प्योर प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये आपको प्योरिटी वाला नहीं देता, इसलिए स्टार्टिंग मटेरियल का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्योर होना चाहिए। दिस इज़ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट और टिपिकल, जैसे आपको पता है कि ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया कि वो क्यों ऐसा होता है। स्टार्टिंग मटेरियल को जब हम मिक्स करते हैं तो हम उसकी रेशो कैलकुलेशन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर कैलकुलेशन आपको कंट्रोल्ड और एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और क्योंकि इसमें सॉल्वेंट नहीं है तो जो आप कैलकुलेशन डालेंगे वही आपको मोस्टली मिलेगी। और मोलर रेशोज के लिहाज से हम इसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल यू नीड 1 मोल ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड इज नीडेड। फाइन पाउडर आप दोनों का बनाएंगे, और जो मटेरियल होगा, जो भी पाउडर होगा, नॉर्मली सोल्ड विद प्रॉपर्टी एंड मैश डिज़ाइनर, और जो आप डिफरेंट तरीक़ों से उसकी जो प्योरिटी है उसको आप चेक कर सकते हैं, जैसे ये सीव के थ्रू आप कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इसको मैश का साइज और एंड एवरीथिंग उससे चेक कर लेते हैं कि कौन सा किस तरह से, ठीक है। तो ये दिस इज़ अबाउट द पार्टिकल साइज क्या, ठीक है। सो आफ्टर दिस, फ्रॉम दिस टू ऑनवर्ड्स हम इसे बाद में डिस्कस करते हैं।